राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक अंधी माँ की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सावित्री जी की आंखों से अंधी थी, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। सावित्री जी को सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने दांत साफ करती, क्योंकि उनकी यही आदत थी। वह बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उन्होंने 70 साल की उम्र होने तक अपने दांत साफ करने के लिए कभी भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन उनकी एक आदत थी, जब तक उनके पति श्यामलाल जी जीवित थे उन्होंने उनकी जो आदत बना दी थी कि दांत साफ करने के बाद ही उन्हें चाय पीने के लिए देते थे। उनके जाने के बाद सावित्री जी की आदत छूटी नहीं और उनकी यह सुबह सुबह एक ही इच्छा रहती थी कि उनकी बहू उन्हें सुबह सुबह चाय दे और उसके साथ बिस्किट या नमकीन हो जाए तो क्या कहने। सावित्री जी का दिन ही बन जाया करता था जब तक उनके पति जीवित थे। लेकिन कब तक? जब तक बेटे गौरव की शादी नहीं हुई थी। जब से बहू रीता ने अपने घर में कदम रखे तो बहू तो घर की जो मालकिन ही बन गई थी। अब उस घर में जो कुछ भी होता रीता की मर्जी से होता था। उसने उनके बेटे गौरव को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा था। बहू की मर्जी पड़ती तो वह अपनी अंधी सास को कुछ खाने के लिए दे देती, नहीं तो क्या मजाल कि सावित्री जी को बहू की मर्जी के खिलाफ कुछ भी खाने को मिल जाए। पहनने की तो बहुत दूर की बात थी। बहू के आ जाने के बाद सावित्री जी को कभी नए कपड़े नसीब नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था। परंतु जब उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था तो सावित्री जी का मन बहुत रोता था। वह बहुत दुखी होती थी और मन ही मन अपने पति श्यामलाल जी से कहती कि मुझ अंधी को अपने पीछे किसके सहारे छोड़ दिया। अरे, जिस उम्मीद से मेरा हाथ थामा था तो कम से कम मेरे जीवन भर तो साथ निभाया होता। भगवान को भी इतनी भी दया नहीं आई कि आपसे पहले मुझे ही ले जाता। सारा उल्टा कर दिया। वह हमेशा अपने आप को कोसती रहती, फिर अपने मन को समझाती कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे उतना ही भुगतना पड़ता है। शायद भगवान की यही मर्जी रही होगी। यही सोचकर फिर सावित्री जी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि भगवान ने जितने दिनों तक का जीवन दिया है वह तो सुख या दुख में जीना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने अंधेपन के साथ ही जीना सीख लिया था। लेकिन अब उम्र के साथ साथ शायद सावित्री जी का बचपना भी लौट आया था। एक दिन उन्होंने अपनी बहू रीता से कह दिया, अरे बहू, चाय के साथ बिस्किट या थोड़ी सी नमकीन ही दे दो। अब सावित्री जी का इतना कहते ही जो रीता झल्ला उठी और कहने लगी, अरे माँ जी, कल बाजार से नमकीन और बिस्किट मैं मेहमानों के लिए लाई थी, आपके लिए नहीं। अभी आप चाय से ही काम चलाओ, जब नाश्ता बन जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी। कल मेरी कुछ सहेलियां चाय पर आ रही हैं, इसलिए नमकीन उनके लिए लाई हूँ। और आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं नमकीन लाई हूँ? आप तो अंधी हैं, देख नहीं सकती। वो क्या है ना बहू, सावित्री जी बोली, कल मुझे जो बेटे ने बताया था कि उसने नमकीन खाई है, जो मेरा पोता है, उसके पोते का नाम सोनू था और सोनू ने ही अपनी दादी के आगे बता दिया था कि मम्मी बाजार से नमकीन लाई है और उसने भी खाई है। तो उसको वह बहुत टेस्टी लगी थी। जब वह बता रहा था तो मुझे भी खाने की इच्छा जाग गई। तुमने तो नहीं दी, इसलिए मैंने ही मांग ली। अभी शांत होकर बैठिए, जो रीता कहने लगी, मैं चाय देती हूँ। वह गुस्से में बोलती जा रही थी। अब जो सोनू को 2 चपत पड़ेंगी तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और गुस्से में वो बर्तन फेंके जा रही थी। बर्तनों की आवाज़ सुनकर सावित्री जी समझ गईं कि बहू का मुंह फूला हुआ है, क्योंकि वह देख तो सकती नहीं थी, लेकिन आवाज़ को सुनकर तो समझ ही गईं। वह सहमी सहमी सी बैठी हुई थी, चाय पीकर बैठी रहती हैं। सारे काम हो जाने के बाद, जो बेटे को स्कूल भेजने के बाद दोपहर के 12 बजने को थे, लेकिन
सावित्री जी को चाय के अलावा उनकी बहू रीता ने कुछ भी नहीं दिया था। उन्होंने आवाज लगाई, बहू मैं तो किचन में आ नहीं सकती हूँ, तुम्हें जो बुरा लगेगा, कम से कम तुम मुझे कुछ खाने को तो दे दो। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तब उनकी बहू रीता बोली, माँ जी थोड़ी देर नहीं हुई कि आप बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू कर देती हो। आपको तो बस सब चीज टाइम पर मिलना चाहिए। कभी हमारे बारे में भी सोचा है आपने? सुबह से उठती हूँ और घर को संभालती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, फिर भी मजाल कि आप एक कप चाय शांति से मुझे पीने दें। और एक महारानी आप हैं जो बस मुंह उठाए बोल देती हैं, बहू ये दे दो, बहू वो दे दो, कभी चाय दे दो, कभी खाना दे दो, कभी पानी दे दो, हर समय कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती हैं। सुबह 5 बजे से एक पैर पर दौड़ती रहती हूँ। वह तो आपको दिखता नहीं है, और हाँ आप देखेंगे भी कैसे? पर इतना तो आपको अकल होनी चाहिए ना माँ जी, कि बहू ने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, बस आपको अपनी ही पड़ी रहती है। अब रीता थाली में 2 रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी लाकर सावित्री जी के कमरे में पटकती हुई थाली फेंक कर रख दी और सावित्री जी से बोली, ये लो खाना, खाना खाकर फिर से सेलो टेप अपने मुंह पर चिपका लो, थोड़ा से मैं जो चू चपड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सावित्री जी देख तो नहीं पाती थी, इसलिए वह अपनी थाली को टटोलती हुई रह गई और फिर टटोल टटोल कर हाथ थाली के पास पहुंच गया। और जब थाली मिली तो उन्होंने देखा रोटी कितनी मोटी है। उन्होंने एक निवाला रोटी का तोड़कर खाने की कोशिश की तो उनके गले से रोटी नीचे सरक ही नहीं पाई और उनके मसूड़ों में दर्द होने लगा। उन्होंने बहू को फिर से आवाज लगाई, बहू जरा मेरे लिए दलिया तो बना दो, मुझसे सूखी मोटी रोटी चबाई नहीं जाती क्योंकि यह सूख रही है। तब रीता बोली, माँ जी मैंने आपको बोला था ना, आवाज मत निकालना, अब जैसा भी है खा लो। ऐसा लगता है घर में कोई होटल नहीं खोल रखा मैंने, मन करता है ऑर्डर देती रहती हो, कुछ नहीं तो बस अपनी नौकरानी बना लिया है मुझे। अब रीता गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। सावित्री जी बोली, अच्छा बहू 1 कप दूध ही दे दो, कम से कम मैं रोटी भिगोकर ही खा लूंगी। पर रीता ने अनसुना कर दिया और टीवी खोलकर खुद तो अंगूर खाने बैठ गई। अब सावित्री जी फिर से चिल्लाई, बहू जरा 1 कप दूध तो दे दो। अब रीता जब उसने सुनी तो उसका पति गौरव आ गया और किचन में जाकर 1 कटोरी दूध फ्रिज से निकालकर अपनी माँ को खाने के लिए देने लगा। तो रीता दौड़कर उसके हाथ से दूध छीन लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग तो सही है आपका, आपको किसने बोला था माँ जी को दूध देने को? यह तो प्योर दूध भैंस का है और अगर माँ जी को इतना प्योर दूध देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। अभी तो सुबह सुबह उनको दूध की चाय भी दी है और बुढ़ापे में इतना दूध पचता कहाँ है। डॉक्टर ने उनको वैसे ही बोला है कि दूध नहीं देने को। दूध की कटोरी सौरभ के हाथ से छीनकर रीता किचन में रख देती है और आधा दूध दूसरी कटोरी में डालकर और उसमें 1 कप पानी मिलाकर दे देती है और कहती है, लीजिए माँ जी आप यह खा सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर प्योर दूध आप पिएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाती और हमारी नाक में भी दम करके रख देती हैं, हमारा जीना हराम कर देती हैं और पैसे लगते हैं वो अलग। तो आपको क्या है, आप तो बस खटिया पकड़कर बैठ जाएंगी और मेरा सर नोचती रहेंगी। रीता की हिम्मत तो देखो कि उसका पति सौरभ वहीं खड़ा था और पति के सामने ही माँ को वह बुरा भला कह रही थी, उनका अपमान कर रही थी। पर क्या मजाल कि बेटा गौरव कुछ कहना भी चाहे तो कैसे बोले। उसने तो खुद अपनी पत्नी को इतनी छूट दे रखी थी कि वह उसके सर पर बैठकर तांडव कर रही थी और वह यह तमाशा देख रहा था। रीता अपने पति गौरव का हाथ खींचती हुई अपनी सासू माँ के कमरे से बाहर हॉल में ले आई और गौरव को खूब खरी खोटी सुनाने लगी कि खबरदार गौरव, जो बुढ़िया को प्योर दूध पीने को दिया, अगर तबीयत खराब होगी तो उनकी सेवा तुम करना, मैं उनकी चाकरी नहीं करने वाली हूँ। सुबह तो उनका मुंह नमकीन खाने को ललचा रहा था पर मैंने नहीं दी क्योंकि ज्यादा नमकीन खाएंगी तो पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ मुझे करने दो, मेरे काम में टांग मत अड़ाना। रीता आंख दिखाते हुए अपने पति से
कह रही थी, समझ गए ना तुम? और फिर से समझाऊं या फिर? उसके बाद रीता अपनी सास के कमरे में दनदनाते हुए गई और उससे रोटी छीन लेती है और कहती है, आप यह रोटी मत खाइए, आपके दांतों में दर्द होगा, इसलिए मैं आपके लिए बासी रोटी लाई हूँ, इसी को दूध में भिगोकर खा लीजिए। रोटी आराम से फूल जाएगी और खाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जो सावित्री जी जब वह रोटी खाती हैं तो उसमें फंगस लगी रहती है, क्योंकि उसका स्वाद कुछ खट्टा सा हो गया था। अब उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह अपने अतीत को याद करके सोचने लगी कि जब मेरे पति श्यामलाल जी थे तो वो मेरा कितना ख्याल रखते थे, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे और ना ही कभी मुझे कोई जली कटी सुनाता था। पर आज बहू की हिम्मत तो देखो, जली कटी भी सुना रही है और खाने के लिए भी यह फंगस वाली रोटी दे रही है। क्या नसीब है मेरा। जो सावित्री जी रोते रोते अपने अतीत की बातों को सोचने लगी। जब पहली बार वो श्यामलाल जी उसको देखने के लिए उनके घर गए थे, तब उन्हें देखते ही उन्होंने पसंद कर लिया था। घर के सभी लोग बड़े खुश थे, कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली है सावित्री, हमारी बिटिया, जो एक बार में ही लड़के ने हाँ कर दी। शादी का दिन भी धीरे धीरे नजदीक आया और जब बारात उनके घर आई तो खुशी में सभी बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन पटाखों की चिंगारी सावित्री की आंख में पड़ गई और जब डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि सावित्री जी की आंख अब ठीक नहीं हो सकती हैं, उनकी आंखें खराब हो गई हैं। घर वाले कोसने लगे कि शादी वाले दिन ही अपनी आंखें फोड़कर बैठ गई, कितनी अपशगुनी है तू। और बारात दरवाजे से वापस चली गई। पिताजी रोते रह गए। पगड़ी उतारकर जो श्यामलाल जी के माता पिता के कदमों में रख दी थी, पर उन्होंने एक नहीं सुनी और बारात वापस लेकर चले गए। पर श्यामलाल जी तो अपनी जुबान के पक्के थे। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने सावित्री से शादी करने की ठान ली और मंदिर में जाकर सावित्री से, जो कि अब अंधी हो चुकी थी, उनसे शादी कर ली। शादी के बाद श्यामलाल जी ने सावित्री जी का पूरा साथ दिया। वह उनकी आंखें बन गए थे। उन्हें हर चीज नजर नहीं आती थी तो वो उन्हें हर चीज अंदाजे से बताते सिखाते, कैसे कोई काम अंदाजे से करें। उसकी ट्रेनिंग धीरे धीरे देने लगे। अब सावित्री जी उनका साथ पाकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह उनके दुख में एक मजबूत दीवार की भांति खड़े थे। सावित्री जी को खूब इज्जत देते, उन्हें घुमाने ले जाते और कभी भी किसी से मिलवाते में उन्हें शर्म नहीं करते थे। वह उनकी पत्नी है। वह एक बार श्यामलाल जी के साथ सावित्री जी उनके दोस्त के घर में किसी पार्टी में गई थी और उनके दोस्तों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। यार श्यामलाल, तुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर किस अंधी लड़की से शादी करके ले आया, कहकर सभी लोग खूब हंसने लगे। और जो श्यामलाल जी से यह बात जब बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अपने दोस्त को एक तमाचा जड़ दिया और कहा, शर्म नहीं आती किसी की पत्नी का मजाक बनाते हुए। श्यामलाल जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने उस दोस्त से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। सावित्री जी को उन्होंने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह अंधी हैं। उन्हें वो भरपूर प्यार और साथ दिया। देखते ही देखते उनकी गोद में एक नन्हे से फूल ने जन्म ले लिया। दोनों ने गौरव को बहुत प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया। एक अच्छे स्कूल में उच्च शिक्षा दिलवाई। तब गौरव 20 साल का हो गया तो उसका जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीत रहा था। पर कहते हैं ना, अपनी किस्मत को खुद की ही नजर लग जाती है और सावित्री जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन अचानक रात के 2 बजे श्यामलाल जी को दिल का दौरा पड़ा। सावित्री जी सो रही थीं। उन्हें तो खबर भी नहीं हुई कि श्यामलाल जी को हार्ट अटैक पड़ा है। वह इस दुनिया से चलते बने। बस जब सुबह हुई तो श्यामलाल जी को चाय के लिए हिला हिला कर उठा रही थी। तब वे कुछ नहीं बोले तो उनके दिल में बेचैनी बढ़ गई और उन्हें पता चला कि श्यामलाल जी तो इस दुनिया को छोड़कर ही हमेशा हमेशा के लिए चल बसे हैं। अब तो सावित्री जी की दुनिया एकदम से वीरान हो गई। उनकी आंखें नहीं थीं
तो इतना दुख नहीं था उन्हें जितना उनके पति के जाने से उन्हें दुख हुआ। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय हो गया, क्योंकि इस दुनिया में श्यामलाल जी ही उनकी आंखें थीं, उन्हीं से वो देख पाती थी। अब वह पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। सावित्री जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, पर अपने बेटे के मुंह देखकर अपने आप को उन्होंने संभाल लिया और वे अपने आंसुओं को पोंछती और खुद को ही हिम्मत देती कि मुझे बच्चे के लिए जीना होगा। उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए वह जुट जाती हैं। जब उसकी अच्छी नौकरी लग जाती है और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देती हैं। शुरू में तो रीता अपनी अंधी सासू माँ का खूब ध्यान रखती थी, उन्हें किसी चीज की शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर जब गौरव पूरी तरह से उसके शीशे में उतर गया तो रीता कहने लगी, वही वह सुनने लगा। तब रीता भी उसे अपने इशारों में नचाने लगी। अब गौरव अपनी माँ का बेटा ना होकर सिर्फ अपनी पत्नी का पति बनकर रह गया। जिस माँ ने उसे जन्म देने के लिए परवरिश करने में अपनी सुंदरता को खो दिया, और आज एक सुंदर पत्नी मिलने पर जो गौरव अपनी माँ को ही भूल गया। गौरव अपनी माँ के त्याग तपस्या को ही भूल गया। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसकी माँ अंधी होने के बावजूद भी सब कुछ छूकर महसूस करके उसके लिए खाना बनाती थी। जब वह रात को पढ़ाई के लिए जागता तो वह भी उसके साथ जागती, उसको समय समय पर चाय देती, उसके कपड़े धोती, उसकी पसंद का खाना बनाती। कभी कभी तो खाना बनाते बनाते उसके हाथ भी जल जाते, पर वह उफ तक नहीं करती। समझो वह अपनी जिंदा माँ को ही मार चुका है। और अगर कुछ याद था तो बस उसे अपनी पत्नी माँ बस चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, और बेटा भी अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया था। जब रोटी का वह टुकड़ा सावित्री जी ने खाया तो रोटी का स्वाद खराब हो चुका था, और उन्हें समझ में आ गया कि रोटी बासी है और उसमें फंगस लगी हुई है। अपनी साड़ी के पल्लू से सब जगह घुमा घुमा कर रोटी को उन्होंने साफ करके खा लिया, साथ में अपनी आंखों के बहते हुए आंसुओं को और गम को भी खा लेती हैं। यही सब सोचते सोचते एक रोटी से ही उनकी भूख मिट गई, बहू के तानों से ही उनका पेट भर गया, और कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। आधी रात को उन्हें अचानक से उल्टी दस्त की शिकायत हो गई। उनका पेट खराब हो गया और उल्टियां भी होने लगी। बेटे के कमरे का रात को दरवाजा खटखटाया तो बेटा भी चिल्ला कर बोला, क्या माँ, पूरे रात दिन मेहनत करके एक पल के लिए सोने आता हूँ तो तुमसे वह भी देखा नहीं जाता। मेरी नींद खराब कर दी, और बताओ क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आन पड़ी है? सुबह होने तक इंतजार नहीं कर सकती? तब सावित्री जी बोली, बेटा मेरा पेट खराब हो गया है और दस्त हो रहे हैं, मुझे कोई दवाई दे दो या मुझे डॉक्टर के पास ले चल। बेटा बहुत तकलीफ हो रही है। सावित्री जी रोते जा रही थी, उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे कमजोरी के कारण। लेकिन जब बहू ने यह सुना तो कि उनका पेट खराब हो गया है तो वह झट से बोल पड़ी, और पिलाओ अपनी माँ को प्योर दूध, अब पेट खराब हो गया, अब मुझसे तो कोई उम्मीद मत करना। गौरव बोला, अरे माँ, नींबू अजवाइन का पानी पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जाओ रीता, माँ को अजवाइन नींबू का पानी दे दो। पर रीता तो टस से मस नहीं हुई। अब जो गौरव किचन में चला गया और वह अजवाइन ढूंढ नहीं पाया कि अजवाइन कहाँ रखी है। रीता को बोलता रह गया, पर रीता चादर तान कर सो गई। उधर सावित्री जी दर्द में तड़पती जा रही थी। जब किसी तरह टटोल टटोल कर वह किचन में घुसी तो वह भी अजवाइन की शीशी नहीं ढूंढ पाई। एक मसाले का जार खोला तो उसके टेस्ट करके समझने लगी कि अजवाइन है, पर क्या, वह मुंह में डालते ही वह धुआं धुआं हो गई, क्योंकि वह अजवाइन तो नहीं पर लाल मिर्च का पाउडर था। और थक हार कर वह किचन में आने लगी तो उनके हाथ से धक्का लगकर एक शीशे का जार टूट गया। उनके पैरों में भी कुछ शीशे चुभ गए। अब तो वह दोनों तरह से लहूलुहान हो गई। इधर पैरों से भी खून बह रहा था, उधर पेट में भी जलन हो रही थी। बेटे बहू को उनकी कोई चिंता नहीं थी। माँ दर्द में तड़प रही थी
और वही माँ जो बच्चे की एक चीख पर, दर्द पर पूरी रात हंसते हंसते वार देती है, पर चैन शगुन सब त्याग देती है। आज वही बेटे बहू आराम से सो रहे थे और माँ दर्द में तड़प रही थी। दादी की चीख से कमरे में सोता हुआ उनका जो पोता सोनू 10 साल का था वह जाग गया और अपने कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ दादी, इतना क्यों चिल्ला रही हो, क्यों रो रही हो? और अपनी दादी के बहते आंसुओं को पोंछने लगा। तब सावित्री जी बोली, बेटा मेरे पेट में दर्द हो रहा है और कोई मुझे दवाई भी नहीं दे रहा। बहू से बोला तो बोलती है कि इतना प्योर दूध पियोगी तो पेट तो खराब होगा ही ना। अब तुम बताओ बेटा। सोनू अपनी माँ के कमरे में जब ही सोनू गया और बोला, माँ यह कौन सा तरीका है? दादी दर्द से बिलख रही है और आप लोग यहाँ आराम से सो रहे हैं। मैंने देखा है आप दादी को बहुत बुरी तरह से डांट रही हो, डराती हो, दादी को धमकाती हो, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। और 1 सप्ताह पहले मेरे जन्मदिन की पार्टी में भी जब उनके रिश्तेदार आए थे तो सबके सामने दादी को केक, मिठाई और गाजर का हलवा पूरी खाने को दिया और जब थोड़ी देर बाद सभी लोग चले गए तो उनसे पकवान वाली थाली छीनकर उनको सूखी रोटी थमा दी। क्या दादी को मेरे जन्मदिन का केक, मिठाई खाने का अधिकार नहीं है? हर समय तुम उनको बासी खाना देती हो तो उनका पेट तो खराब होगा ही ना, और कहती हो प्योर दूध पीने से पेट खराब हो गया। अरे जब उनका पेट ही नहीं भरता तो पेट कहाँ से खराब होगा? यह आपकी बासी रोटियों का ही नतीजा है। माँ, अगर आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा आपको? अपने बेटे को दादी का पक्ष लेने पर रीता आग बबूला हो गई और बिना सोचे समझे ही आंखें दिखाते हुए उसने एक डंडा उठाया और अपने बेटे को धड़ाधड़ पीटने लग गई और बोली, बड़ा आया दादी की तरफदारी करने वाला, दादी का चमचा। चलो जाओ कमरे में से, चुपचाप सो जाओ, मेरी नींद खराब कर दी। बेचारी सावित्री जी अपने पोते को आंसू बहाता देखकर छटपटा कर रह गईं। उनका सीना फट गया कि कभी उन्होंने अपने बेटे पर एक उंगली नहीं उठाई और आज उनकी जान से प्यारे पोते को डंडे से मारा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। हे भगवान, ऐसी दुर्गति होनी थी तो मेरी ऐसे नरक के दिन मुझे दिखाने थे तो पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैं मर क्यों नहीं गई? एक बेचारे बच्चे को मेरी वजह से मार खानी पड़ रही है। लानत है प्रभु मुझ पर। भगवान, अब सावित्री जी को तो अपनी जिंदगी बोझ सी लगने लगी थी। फिर जो रीता किचन में गई और उनको अजवाइन नींबू का पानी घोल बनाकर दिया और उससे पहले वह उन पर बड़बड़ाती है कि किचन का सामान तोड़ने में तो आप माहिर हैं, मेरे पैसे बर्बाद होते हैं, आइंदा किचन में पैर भी रखा तो आपकी खैर नहीं। और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। अब जो सावित्री जी का पेट दर्द ठीक हो गया, कुछ दिनों बाद उनका पोता सोनू तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया तो दादी से बोला, दादी हम आज बाहर जा रहे हैं। सावित्री जी ने पूछा, अरे सोनू मेरे लाडले, तू कहाँ जा रहा है? तब सोनू बोला, दादी मैं आज शादी में जा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। दादी पता है मैं तो अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम 2 बार खाऊंगा। आइसक्रीम का नाम लेने पर सावित्री जी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि बुढ़ापे की उम्र भी एक बच्चों की जैसी हो जाती है। क्योंकि बहू खाने में तो बासी रोटी के अलावा सावित्री जी को खाने को देती नहीं थी। यह सुनकर सावित्री जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, बहू सुन रही हो तुम? शादी में जा रही हो, मेरे लिए कुछ रोटी, कुछ खाना बना कर रखा है या नहीं? मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे तुम्हें आने में अगर देर हो गई तो इसलिए मैं बोल रही थी। तब रीता बोली, माँ जी आपको मेरा यह 10,000 का लहंगा और 5,000 का मेकअप नहीं दिखता? मैंने नेल आर्ट भी कराया है। यह सब करके मैं आपकी रोटी बनाने किचन में जाऊंगी तो पसीना से मेरा पूरा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं कि मैं पार्लर से आकर किचन में आपके लिए खाना बनाने जाऊंगी? सुबह के आलू की सब्जी और कुछ ब्रेड बचे हुए रखे हैं, खा लेना। बहू सुबह की ठंडी सूखी रोटी, सावित्री जी बोली, मुझसे नहीं चबाई जाएगी बहू। तुम्हें तो पता है बासी खाना खाने से कुछ दिन पहले ही मेरा पेट खराब हुआ था, तो मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का बना दो, दलिया या खिचड़ी ही बना देती।
पर रीता उनकी कहाँ सुनने वाली थी। वह तो बस इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और गौरव से बोली, अजी सुनते हो, माँ जी को मेरा मेकअप नहीं दिखता, मेरे इतने महंगे कपड़े नहीं दिखते, उन्हें लगता है तो सिर्फ अपना पेट दिखाई देता है, हर समय उनको सिर्फ और सिर्फ भूख ही लगती रहती है, कहती है मेरे लिए दलिया बना दो। तब गौरव तो उसमें क्या हर्ज है, गौरव कहने लगा, अरे रीता कुकर में चढ़ाते ही तो सीटी ही तो आनी है, दलिया बनाकर तैयार हो जाएगा, जाकर बना दो। तब रीता बोली, देखो जी आप कान खोल कर सुन लो, अब मैं कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ, शादी में जाने से पहले अपना मेकअप खराब कर लो, अगर आपको बहुत शौक है दलिया बनाने का तो आप ही जाकर बना दो। अब गौरव और रीता में ऐसे ही विवाद होने लगा, तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए गौरव बोला, तुमको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं जाकर माँ को समझा देता हूँ। और गौरव बोला, माँ रीता तो आपके लिए दलिया या रोटी नहीं बना पाएगी, इसलिए एक काम करो, आज बगल के मंदिर में भंडारा बट रहा है, वहाँ प्रसाद जो वितरण हो रहा है, हलवा पूड़ी खिचड़ी, आपको जो खाना होगा एक टिफिन लेकर जाना और प्रसाद को घर में लेकर आ जाना और आराम से बैठकर खा लेना, घर के बाहर निकलते ही तो आपको भी अच्छा लगेगा। अब सावित्री जी बोली, ठीक है बेटा, तुमको शादी में जाना है ना तो चले जाओ, मैं अपनी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे मंदिर तक चली जाऊंगी, अगर इधर उधर भटक गई तो किसी की मदद मांग लूंगी, कह दूंगी मुझे मंदिर तक ले चलो, प्रसाद लेकर वैसे ही वापस आ जाऊंगी। माँ की बात सुनकर गौरव और रीता खुश हो गए। सावित्री जी बोली, बेटा तुम मेरी चिंता मत करना, तुम जल्दी जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। गौरव बोला, ठीक है माँ, और यह कहकर रीता और गौरव अपनी कार में बैठने लगे। तभी रीता ने सोनू को आवाज लगाई, चलो बेटा सोनू जल्दी चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सोनू बोला, मम्मी आप सामने बैठिए, मैं पीछे की सीट पर अकेला बैठूंगा। अब रीता तो शादी में जाने की जल्दी थी, वह जल्दी से सामने वाली सीट पर बैठ गई और सोनू को पीछे बैठने को कह दिया। सोनू ने पीछे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और कार का दरवाजा बंद होते ही जो गौरव ने कार स्टार्ट की और दोनों खुशी खुशी शादी में जाने के लिए निकल गए। उन्हें लगा कि सोनू पीछे बैठा है, लेकिन सोनू कार में न बैठकर अपने घर पर ही अपनी दादी के पास रुक गया। कार में बैठकर रीता तो चहक रही थी, उसे खाना बनाना नहीं पड़ा, नहीं तो उसकी नेल आर्ट खराब हो जाती। कभी वह अपने लहंगे को देखती तो कभी कार के शीशे में अपने मेकअप को देखती तो कभी अपने नेल आर्ट को देखती। गौरव से बार बार पूछती, देखो जी मैं कैसी लग रही हूँ। गौरव भी जोरू का गुलाम था, एक से बढ़कर एक शायरियां बोल बोल कर अपनी पत्नी की तारीफें करता जा रहा था। अपने पति से जो अपनी तारीफ सुनकर रीता फूली नहीं समा रही थी। उसका वह सफर खुशी खुशी में कैसे कट गया उसे पता नहीं चला। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपनी कार से उतरे, रीता ने पीछे कार का गेट खोलकर सोनू को आवाज लगाई, बेटा सोनू चलो जल्दी से उतरो, चलो आपको अपनी फेवरेट आइसक्रीम खानी है ना। जब सोनू की कोई आवाज नहीं आई तो रीता ने इधर उधर झांक कर देखा, सोनू उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने गौरव से कहा, अजी देखिए ना, सोनू कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर सोनू गया तो कहाँ। अब गौरव रीता की आवाज सुनकर कार की डिग्गी खोलकर ढूंढने लगा, कहीं सोनू डिग्गी में तो नहीं चला गया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दोनों शादी के मंडप में जाने की बजाय तुरंत अपनी कार वापस मोड़कर अपने घर जाने के लिए निकले। तभी दुल्हन के भाई ने उन्हें देखा और बोला, अरे अरे यह क्या बात हुई, अभी अभी आए हैं और अभी अभी आप चल दिए, अरे बारात तो दरवाजे पर आने दो भाई, अभी तो आप लोगों ने दूल्हे का दीदार तक नहीं किया है। तब गौरव बोला, अरे भाई हम जा नहीं रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं वापस, कहकर उसने फिर से अपनी कार वापस मोड़ी और जो बेमन से बारात आने का इंतजार करने लगे। उसके दोस्त भाई उन्हें पूछते हैं कि आप दोनों ही आए हैं क्या, सोनू नहीं आया? तो किसी से कहकर घर पर है, तो किसी से कहते कि यहीं कहीं खेल रहा होगा, लेकिन सच्चाई नहीं बता पा रहे थे कि पता नहीं सोनू कहाँ गया, वरना लोग उन्हीं को थू थू करते कि कैसे माँ बाप हैं, 10 साल के बच्चे को नहीं संभाल पाते, इतना छोटा बच्चा कहाँ है, उन्हें पता नहीं
और दोनों बेखौफ होकर शादी जैसे फंक्शन में आ गए हैं। इनके जैसे लापरवाह माँ बाप नहीं देखे होंगे। लोगों के ऐसे तानों से बचने के लिए उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया सोनू कहाँ है। दोनों ने दूल्हा दुल्हन को स्टेज पर जाने दिया और शादी अधूरी छोड़कर ही बिना कुछ खाए पिए वहां से जो बिना किसी को बताए चुपचाप निकल गए। और अपने घर में जाकर देखा तो घर में तो जैसे ही उन्होंने बाहर से ताला लगाया था वैसे ही लगा हुआ मिला। फिर भी मन की तसल्ली के लिए उन्होंने अपने घर का ताला खोलकर पूरे घर में उसे ढूंढा, परंतु उनका बेटा सोनू उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। अब दोनों पति पत्नी उदास और हताश होकर बैठ गए और सोचने लगे, आखिर सोनू कहाँ जा सकता है। वह तो शादी में जाने के लिए कितना उतावला था, कह रहा था कि वहां जाते ही सबसे पहले वह आइसक्रीम खाएगा। कितने अरमान सजाए थे उसने, लेकिन कहाँ गायब हो गया। फिर जो गौरव को याद आया कि माँ अभी तक मंदिर से वापस नहीं आई है, हो सकता है सोनू माँ के साथ ही हो। वह जल्दी से मंदिर की ओर लपका तो उसके पीछे पीछे रीता भी चली गई। वहां जाकर देखा तो वहां का तो मंजर ही रूह कपा देने वाला था। सोनू अपनी दादी को डंडे का सहारा देकर धीरे धीरे भंडारे की लाइन में वहां तक ले गया जहां भंडारा बट रहा था। दोनों दादी पोते चिल्लाने लगे, भंडारे वाले भैया हमें भी थोड़ा प्रसाद दे दो ना, जल्दी दो ना भैया। तभी वह भंडारे वाला बोला, अरे तुम दोनों दादी पोता को कोई काम नहीं है, लेकिन हमें तो अपना काम करने दो, थोड़ी देर तो शांति बनाकर रखो। और सावित्री जी के पास से जल्दी जल्दी निकल गया। सावित्री जी की आंखों से तो उसे दिखाई नहीं देता था और भीड़ अधिक होने के कारण बैलेंस बिगड़ जाने से वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उन्हें रौंदते हुए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे। बेचारा 10 साल का सोनू अपनी दादी को बचाने की भरपूर कोशिश करता रहा। थोड़ी देर में भीड़ जब कम हुई तो सोनू ने रोते हुए अपनी दादी को अपने नन्हे नन्हे हाथों का सहारा देते हुए उठाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जी के माथे और हाथ पैरों में चोट लगने से खून बहने के कारण वह काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए वह उठ नहीं पाई। तभी उनके पड़ोसी वर्मा जी ने देखा कि सोनू और सावित्री जी दोनों रो रहे हैं। सावित्री जी गिरी हुई हैं। उन्होंने सावित्री जी को उठाने में मदद की और पूछा, बेटा सोनू तुम अपनी दादी के साथ यहाँ आए हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तब सोनू ने बताया वे दोनों शादी में गए हैं। तब वर्मा जी ने पूछा, तुम क्यों नहीं गए? तब सोनू बोला, अंकल अगर मैं भी चला जाता तो मेरी दादी की देखभाल कौन करता? देखिए मेरी दादी को कितनी चोटें आई हैं, मेरी दादी देख नहीं सकती और मेरे पापा ने कह दिया कि आप भंडारे का प्रसाद लेकर खा लेना। मैंने सोचा मेरी दादी को तो दिखता नहीं है, वे मंदिर तक कैसे जाएंगी, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। तभी वर्मा जी ने कहा, बेटा सोनू तुम बड़े होकर बहुत बड़े अमीर आदमी बनोगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दादी का आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है। तभी सोनू ने तपाक से कहा, हाँ अंकल मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, और पता है अंकल मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगा जहाँ मंदिर पास में हो। अरे वाह बेटा वाह, जो वर्मा जी बोले जहाँ मंदिर पास में वहाँ घर नहीं बनवाओगे? अरे तुम तो भगवान जी के बहुत बड़े भगत बनना चाहते हो। तब सोनू बोला, नहीं अंकल मैं इसलिए मंदिर के पास अपना घर बनवाना चाहता हूँ ताकि जब मेरी शादी हो जाए और मेरी पत्नी के साथ मुझे कहीं जाना होगा तो मेरी दादी की तरह मेरी मम्मी पापा को भंडारे का प्रसाद के लिए ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, क्योंकि जैसे आज मेरी मम्मी मेरी दादी के लिए दलिया या रोटी बनाकर नहीं देती, वैसे ही मेरी पत्नी भी मेरी मम्मी पापा को नहीं देगी, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए मैं पहले से ही उनकी सुविधा के बारे में सोच रहा हूँ। अब जो गौरव और रीता जो कि लोक लाज के कारण सबके सामने आने से डर रहे थे, सामने नहीं जा रहे थे, सभी आसपास के लोग उन्हें पहचानते हैं और वो इतने सजे धजे देखकर और बूढ़ी अंधी माँ को भंडारे का प्रसाद खाने के लिए लाइन में लगता हुआ देखकर लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे। इस डर से वो सबके सामने नहीं जा रहे थे। लेकिन जब सोनू ने मंदिर के पास अपना घर बनाने की बात कही तो सावित्री जी की जगह उन्होंने स्वयं को रखा तो उनकी अंतरात्मा कांप उठी। वे दोनों लोक लाज को भूलकर दौड़े दौड़े गए और सावित्री जी के कदमों में जाकर गिर पड़े और कहते, माँ
हमें माफ़ कर दो। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आज हमारे छोटे से बेटे ने हमें सबक सिखा दिया है। माँ बाप की अहमियत क्या होती है। हमने आपको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। माँ, थोड़ा सा दलिया बनाकर नहीं दे सके? आपकी आंखों से आपको दिखाई नहीं देता? यह पता होते हुए भी भंडारे के प्रसाद से पेट भरने के लिए कहा। लेकिन हमारा बेटा सोनू हमसे कई गुना समझदार है, जो अपनी दादी की तकलीफ को समझकर अपनी इच्छा को मारकर शादी में हमारे साथ ना जाकर आपके साथ आया। हम सोनू को भी गुनहगार हैं। सोनू बेटा, हमें माफ कर दो। तभी वर्मा जी बोले, हाँ गौरव, सोनू तुम दोनों से कहीं ज्यादा समझदार है। वैसे तो बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे से सीखने की जरूरत है। यह कहकर वे वहां से चले गए। अब गौरव ने अपनी गलती मानते हुए सावित्री जी और सोनू को अपने साथ अपने घर ले आए और उन्हें वचन दिया कि अब से वह वही होगा जो उसकी माँ सावित्री जी चाहेंगी। तभी रीता ने भी कहा, हाँ माँ, मैं भी वचन देती हूँ, मैं वही करूँगी जो आप कहेंगी। तब सावित्री जी ने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी दो और 2 मीठे बोल बोल दो। हम बूढ़ों को और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें किसी के धन दौलत की भूख नहीं है, ना ही किसी के गहने कपड़ों की है। और अपने पोते सोनू को गले से लगाते हुए कहने लगी, बेटा, मेरा पोता सोनू तो मेरी जान है। इस पर हाथ उठाती है रीता तो मुझे लगता है वह थप्पड़ उस पर नहीं मुझ पर पड़ रहा है, क्योंकि सोनू ही मेरी जान बचती है। सोनू में उसकी एक आवाज़ सुन लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की दौलत मिल गई। अब रीता अपनी सासू माँ के लिए सबसे पहले दलिया बनाती है और सोनू के साथ जो सावित्री जी खुशी खुशी उस दलिया को ऐसे खाती हैं जैसे उन्हें 56 भोग मिल गए हों। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।